सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस बात सबसे पहले बड़ी खबर की, जी हां, खाकी को बाय, खाकी को हेलो हाय। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे, ये बड़ी खबर इस वक्त। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गुप्तेश्वर पांडे। बक्सर से बीजेपी इन्हें टिकट दे सकती है। डीजी होमगार्ड एसके सिंघल को इस वक्त अतिरिक्त प्रभार दिया गया है डीजीपी का, और एसके सिंघल को यह अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है। 1988 बैच के अधिकारी हैं एसके सिंघल, और अब अतिरिक्त प्रभार डीजीपी का। तो बिहार के डीजीपी के तौर पर एसके सिंघल अब, जो कि 1988 बैच के अधिकारी हैं, और गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया और बक्सर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे, और इस वक्त ये बड़ी खबर, रिटायरमेंट से 5 महीने पहले गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया और बक्सर से बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वॉलंटरी रिटायरमेंट को राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। गुप्तेश्वर पांडे इस विधानसभा चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबरें हैं कि बीजेपी की टिकट पर गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार के राज्यपाल ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को मंजूर कर लिया है। विधानसभा चुनाव में गुप्तेश्वर पांडे जो है वो बक्सर से चुनावी मैदान में टाल ठोकते नजर आ सकते हैं। बीजेपी उन्हें बक्सर से टिकट दे सकती है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाते नजर आएंगे गुप्तेश्वर पांडे। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमित कुमार का, जो हमारे साथ इस वक्त पटना से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ये माना जाए कि ये सारी की सारी जो हालिया दिनों में तमाम चीजें सामने आ रही थी, वो इसी की पटकथा के तौर पर देखा जाए? गुप्तेश्वर पांडे इसी की जुगत में भी थे और अब एक बार ये बात पुष्ट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे विवाह जो तस्वीरें सामने आई है कल देर रात, जिस तरह से अधिसूचना जारी हुआ राज्य सरकार की तरफ से, राज्यपाल ने वीआरएस मंजूर किया और कहा यह जा रहा है कि जो नियमावली होती है 3 महीने की वीआरएस लेने की, उसको तक शिथिल कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जो बातें सामने दिख रही थी वो कहीं न कहीं स्पष्ट हुई है, साफ हुई है। शीशे की तरह जो है तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो अब इसको लेकर के बयानबाजी भी होंगे, राजनीतिक हल्के में भी बयानबाजी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अपने सेवा काल से 5 महीना पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया। और जो बातें हैं, जो अंदर खाने की जो खबर है, जो दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि बक्सर से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो बीजेपी के टिकट से जो है प्रत्याशी होंगे, किस्मत आजमाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी सीधी मुकाबला जो है संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी से होगा। मुन्ना तिवारी को वो टक्कर देंगे। वो कामयाब हो पाते हैं सदन पहुंचने में, नहीं हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस दे दिया है। इस्तीफा देकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी काफी लंबे समय से महत्वाकांक्षा थी, वो राजनीतिक गलियारे में आना चाहते थे। इसको लेकर के उन्होंने 2009 में भी वीआरएस दिया था। और सवाल तो इसीलिए कि 2009 में भी उन्होंने एक बार वीआरएस लिया था और एक बार फिर से वही स्थितियां इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले बनी है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम बात कर ली जाए तो 11 सालों में काफ़ी कुछ तस्वीर बदली है। पहले वो जब 2009 में वो उन्होंने वीआरएस का आवेदन दिया था तो उस समय वो आईजी रेंज मुजफ्फरपुर थे। अभी वो बिहार के पुलिस कप्तान हैं। उनके सर पे जो है चुनाव कराने का जिम्मा था। लगातार जो है वो कह भी रहते कि निष्पक्ष चुनाव होगा, भयमुक्त चुनाव होगा। जब भी हमारी बात होती थी, यहाँ तक विवाह आपको भी याद होगा, आपने भी उनसे साक्षात्कार जब आप हुई थी सुशांत सिंह मामले को लेकर के, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि सुशांत को न्याय दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है, आखिरी प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता जो है उन्होंने उसे गौन किया है और कहीं न कहीं अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उसे वो पूरा करने के लिए उन्होंने वीआरएस लिया है और अब चुनावी मैदान में जाएंगे। आज वो जो है इस बात का ऐलान भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 से उन्होंने कहा है कि जब भी बात होगी तो पूरी वस्तुस्थिति को वो सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि 11 साल तक महत्वाकांक्षा को वो दबाए रखे
अंततोगत्वा जब उन्होंने देखा कि अब रिटायरमेंट का समय है, रिटायर्ड होने के बाद कोई दल उन्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी बातें होती है, तो उन्होंने समय रहते जो है दांव खेला और उस दांव में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अमित बक्सर ही चॉइस में क्यों, बक्सर को ही चुनने का निर्णय क्यों, या बक्सर से ही दावेदारी की बात क्यों? वहां पर उस दावेदारी के पीछे का समीकरण क्या है? देखिए, वहां पे बक्सर जो सीट है वो सबसे पहली बात है कि वो इनका गृह जिला है। बक्सर जिले के ही ये निवासी हैं, वहाँ से इनका जन्म कर्म हुआ है, वहाँ से ही पढ़ाई लिखाई करके ये आईपीएस के जो सपना था उसे इन्होंने साकार किया। अब विधायक बनने का जो सपना है, सदन में जाने का सपना है, उसे भी वो वहीं से पूरा करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो ब्राह्मण का वोट है वो काफ़ी अधिक है, अग्रज जाति के जो वोटर हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। यही वजह है कि संजय तिवारी जो पिछले बार उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे थे कांग्रेस के टिकट से, तो उन्होंने जीत हासिल की थी। उस समीकरण को साधने में गुप्तेश्वर पांडे भी कितने कामयाब होते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो उसका ध्यान इन्होंने रखा, और यही वजह है कि अपने पैतृक गांव, पैतृक जिले जो है बक्सर, वहां से इन्होंने चुनाव मैदान में ताल ठोकने का मन बनाया और उसको लेकर के जो रणनीति उन्होंने तैयार की, उसके हिसाब से जो स्क्रिप्ट तैयार उन्होंने की, उस स्क्रिप्ट के आधार पर इन्होंने काम किया। अब उसमें कामयाबी मिली है। क्लाइमेक्स क्या होता है विवाह, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो लगातार वर्दी में नजर आते थे, लोगों का जो है जो लोग पहुंचते थे, पीड़ित लोग पहुंचते थे न्याय की उम्मीद लेकर के, उन्हें उनकी बातों को सुनते थे, उनके लिए काम करते थे, अब बतौर राजनेता जो है वो खादी में नजर आएंगे और खादी में रह करके वो जनता का कितना सेवा करते हैं। बिल्कुल अमित, क्या ये माना जाए कि खाकी से लेकर खादी तक के इस सफर में गुप्तेश्वर पांडे ने अपने लिए तमाम चीजों को पहले बनाने की, स्थापित करने की और दिखाने की, पोर्ट्रे करने की हर संभव कोशिश कर ली, और उसके बाद अब उन्हें ये सबसे माकूल वक्त नजर आया? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई व्यक्ति लंबा सफर तय करने के लिए कोई भी निर्णय लेता है तो उसके लिए पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है, और जाहिर सा बात है कि गुप्तेश्वर पांडे जो हैं वो आईपीएस अधिकारी हैं। निश्चित तौर पे उन्होंने पूरी प्लानिंग की, उस प्लानिंग को भले ही वो जग जाहिर नहीं होने दिए, और उसी प्लानिंग के तहत, स्ट्रेटजी के तहत जो है उन्होंने दांव खेला, उसमें कामयाबी हासिल कर ली। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता विवाद, तो अचानक से एक दिन पहले जो है उनके तरफ से वीआरएस के लिए आवेदन दिया गया, अगले दिन वीआरएस मंजूर कर लिया गया, जबकि नियमावली कहता है कि 90 दिन पहले आपको वीआरएस जो है वो उसके लिए आवेदन देना होगा। सरकार जो है उस पर निर्णय करती है और उसके बाद आपको पदमुक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ है, तो निश्चित तौर पे इससे सवाल भी उठेंगे, जवाब भी देना होगा। आखिर में ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी बात गुप्तेश्वर पांडे की होती है, गुप्तेश्वर पांडे जो है वो बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली नजर आते हैं। वो मीडिया में आकर अपनी तमाम बातों को रखते रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह मामला हो या फिर विधि व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल हो, वो मीडिया के सामने आने से बचते नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस प्रकरण में भी वो खुद मीडिया के सामने आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और तमाम स्थितियों को साफ करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे विवाह उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने जब ये अटकलों की बाजार गर्म थी कि गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा दे सकते हैं, उस समय भी हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा सार्वजनिक तरीके से होगा, मैं चोरी छुपे कोई काम नहीं करता। जब अधिसूचना जारी हुई उस समय भी हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे मैं मीडिया के सामने आऊंगा, अपनी तमाम जो वस्तुस्थिति है उससे मैं मीडिया को अवगत कराऊंगा, कोई भी बातें जो है वो छुपी नहीं रहेगी, तो शीशे की तरह साफ होगी सारी बातें, और आज जाकर के वो मीडिया से बात भी करेंगे। उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि न्यूज़ 18 से बात करूंगा और सभी वस्तुस्थिति को सामने रखूंगा। तो निश्चित तौर पे उस समय का इंतजार मुझे भी है, दर्शकों को भी होगी कि गुप्तेश्वर पांडे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उनकी हर बातों को सुनने के लिए जो है दर्शक जो है वो इंतजार करते हैं। बिल्कुल, तो उस वक्त का इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे जब मीडिया के सामने आते हैं तो किस तरीके से तमाम चीजों को वो रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, और ऐसे में सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के नए बिल्डिंग में पहुंचे। अलग अलग जगहों से आए 150 जेडीयू नेताओं से नीतीश कुमार ने 5 घंटे तक 1-to-1 बात की। जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को मुलाकात करनी थी, उनकी लिस्ट पहले से तैयार की गई थी। चुने हुए कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री की सीधी बातचीत होती है।
नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को 15 साल बनाम 15 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान जेडीयू के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। ऑफिस के बाहर टिकट चाहने वालों की भीड़ नजर आई। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस आएंगे और पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुलाकात का यह सिलसिला चुनाव के पहले फीडबैक और संगठन की तैयारी जैसे मुद्दों को लेकर शुरू की गई है। पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार जनता का मिजाज जानने के लिए सीधे फीडबैक लेना चाहते हैं। सब कार्यकर्ता का अपना एस्पिरेशन होता है। चुनावी समय में हर कार्यकर्ता नेता से मिलना चाहता है, अपनी बात को रखना चाहता है। लोग आए सब जगह से जो साहब से मिलना चाहते थे पिछले 10-15 दिनों से, जब साहब मिल नहीं पा रहे थे तो उन लोगों को आज बुलाया गया था पार्टी के द्वारा। सबसे साहब ने सबकी बात सुनी, सबकी बात को नोट किया गया। भविष्य में जैसा राजनीति होगा वैसा साहब निर्णय करेंगे। तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि अपने नेता से मिले, तो साहब ने अपॉर्चुनिटी, या फिर कल भी मिलेंगे लोग, जो लोग आएंगे उनसे कल भी मिलेंगे। नहीं, वो तो निर्णय साहब को करना है। हर लोग अपनी अपनी बात करता है, हर की अपनी अपना चाहत होती है, अपने अपने तरीके से बातों को रखता है, उस नेता निर्णय करते हैं अंत में। पटना मेट्रो का काम शुरू हो गया। 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2024 में इसके पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। चौदह सितंबर 2011 को भारत के योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए अनुमोदन किया और 4 मार्च 2019 को पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औपचारिक रूप से इंदिरा भवन में अपना दफ्तर खोला। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और इसके साथ ही पटना में मेट्रो बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। सीएम नीतीश ने कहा कि पटना मेट्रो का निर्माण डीएमआरसी करेगा, जिसने दिल्ली मेट्रो का भी काम किया है। प्रारंभ से विभाग को कहा कि भाई देखिए, इसके लिए अगर कोई बनाएगा तो सबसे अच्छे ढंग से बनाएगा दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, और उसी को इन लोगों ने चुना और उनके माध्यम से पूरे शहर का पूरा अध्ययन करके किस जगह पर क्या किया जाना चाहिए उसका उन्होंने तकनीकी सुझाव भी दिया और उसके हिसाब से सब कुछ विभाग के द्वारा किया गया। पटना मेट्रो का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा। पहले 2 फेज के लिए 13,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना मेट्रो के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा, जिसमें सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्रा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, हाईकोर्ट, पटना स्टेशन, मीठापुर मेट्रो स्टेशन होंगे। जबकि दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कुम्हरार, गांधी सेतु, आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसे 5 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। ये काम जो आप लोगों ने शुरू करवा दिया है तो ये प्रसन्नता की बात है, और अभी मंत्री जी ने भी कही दिया है, तो मुझे तो पूरी है कि 5 साल के अंदर 5 साल की समय सीमा के अंदर ये मेट्रो रेल का दोनों खंड का काम जरूर पूरा होगा। अब अभी से शुरू है। केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंड के रूप में लागत का 20% देगी, जबकि राज्य सरकार परियोजना पर 20% राशि खर्च करेगी। बाकी बचे पैसे मेट्रो रेल के निर्माण में शामिल निजी कंपनियों द्वारा दी जाएंगी। जाहिर है, मेट्रो शुरू होने के बाद सड़क पर दबाव कम होगा, जिससे जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अपनी कविताओं के माध्यम से आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। सुनूं क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं। अपनी रचनाओं से आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था।
साधारण किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर आज भी अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज भी उनके परिजन दिनकर के राष्ट्र भावना को याद करते हैं। पटना अपना घर पर रहते नहीं थे, कहीं से घूमघाट टहल के आए, 4 लोग रहे या फिर गए थे, और तो भ्रमण करते रहते थे। हम रामधारी सिंह दिनकर के आवास पर पहुंचे हैं, जिसे दिनकर भवन के नाम से जाना जाता है, और हम आपको उस कमरे में लिए चलते हैं जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कभी बैठकर पठन पाठन किया करते थे। और ठीक जैसे ही हम इस कमरे में प्रवेश करते हैं, सामने राष्ट्रकवि जी की जो तस्वीर है वो दिख जाती है, और कई अविस्मरणीय और अमिट यादें जो हैं वो तस्वीरों में अब भी हैं। आप तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कई यादें इस मकान में जो है वो समेटी गई हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने दिनकर के सम्मान में 24 घंटे का उपवास रखने का संकल्प लिया। राज्यसभा में कृषि बिल को लेकर हुए हंगामे के बाद उपसभापति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखे पत्र में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा की, जिसे लेकर दिनकर के परिजन भाव विभोर हैं। वो बाबा के प्रति बड़े श्रद्धालु हैं, और हमारे गांव तक वो गए थे जब वो वहाँ प्रभात खबर में एडिटर इन चीफ रहे और सांसद भी रहे। तो वो तो बहुत श्रद्धालु हैं, और दिनकर जी को कई अंशों में उनको जीते हैं, उनके विचारों को उन्होंने समाहित किया हुआ है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हरिवंश जी जैसे मर्यादित आदर्श व्यक्ति जो हैं, उनके आदर्श कहीं ना कहीं से दिनकर हैं। तूने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। 23 सितंबर को बेगूसराय समेत पूरे देश में दिनकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आज भी लोग दिनकर के राष्ट्र भावना को आदर्श मानते हैं। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और पटना से संजय कुमार की